Hello, people. Welcome to Legacy. Let's start to finish. We are on Computer Concepts and Application 1 on chapter number 4. So let's start. पूरा चैप्टर एक बार में खत्म होगा. नो ब्रेक्स, नो पार्ट्स. एक साथ पूरा खत्म होगा. सो हम देख रहे हैं यूनिट 4 कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन कॉमर्स. कंप्यूटर की सारी यूटिलिटी अपन देखने वाले हैं. अपन क्या क्या देखेंगे? कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन वेरियस फील्ड्स ऑफ कॉमर्स. ई कॉमर्स के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, ई कॉमर्स के गोल्स क्या होते हैं और उसके मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं. सो जो कंप्यूटर एप्लीकेशंस हैं वो बिजनेस में कैसे हैं, उसका नीड और स्कोप क्या है. द नीड एंड स्कोप, द यूज ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन एड्रेसिंग द बिजनेस सेक्टर. कौन कौन से सेक्टर्स हैं? फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल मार्केट है, जिसमें कंप्यूटर्स ने इनॉर्मसली हेल्प करा है फाइनेंशियल एप्लीकेशंस को, खासकर फाइनेंशियल एनालिस्ट और प्लानर्स को, ताकि वो अभी तक का जो हिस्टोरिकल डेटा है उसे स्टडी कर सके और जो फ्यूचर है उसके लिए डेटा डिसीजन ले सके. खासकर डिजिटाइज और कोलेट करने में डेटा को कंप्यूटर्स यूज हेल्पफुल रहते हैं. कैसे? आपके पास बहुत सारे सेट्स ऑफ डेटा थे, आपने उसको एक पर्टिकुलर फॉर्म में डाला और आपने उसे कंप्यूटर में डाल के रखा है. जब आपको नीड हो रही है तो आपको स्पेसिफिक रिपोर्ट फॉर्म में उसे अपने पास निकाल पा रहे हो, ताकि आप फ्यूचर में कोई भी डिसीजन ले सको. और ये स्टोरेज आपने इसका करा है, ये कोई स्पेसिफिक फिक्स डेट के लिए नहीं है, ये आप जब चाहो तब उसे रेफर कर सकते हो. तो दैट्स व्हाट कंप्यूटर हैज़ डन फॉर यू. जो स्टोरेज है और डिकोडिंग है क्रिटिकल डेटा का, स्टोरेज और डिकोडिंग का क्या मतलब हुआ? आपने पहले जिप्ड फॉर्मेट में किसी भी चीज़ को स्टोर करा, मतलब उसमें स्पेस कम लगी. लेकिन जब आपको उसको निकालना है तो आप उसको बड़ा कर सकते हो, एनलार्ज कर सकते हो. तो कम स्पेस में ज़्यादा चीज़ स्टोर हो गई, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर हो गई. और आउटसोर्स कर सकते हो आप जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं. जैसे कंप्यूटर की टेक्निकलिटी किसी बिजनेसमैन को नहीं आती होंगी, लेकिन वो उसके लिए बिजनेस वाले बंदे को बुला लेगा, वो उसके लिए कंप्यूटर वाले बंदे को बुला लेगा बिजनेसमैन, वो उसका कंप्यूटर ठीक कर देगा अगर कोई दिक्कत आ गई तो. बिजनेसमैन को खुद से कंप्यूटर आने की ज़रूरत, उसकी एप्लीकेशन आने की ज़रूरत, एक्सेल को सीखने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ एक्सेल कैसे चलता है वो सीखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक्सेल के फंक्शन उसे आने चाहिए ताकि वो आगे काम कर सके. नाउ कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन वेरियस फील्ड्स ऑफ कॉमर्स. कौन कौन सी फील्ड्स ऑफ कॉमर्स में अपन एग्जांपल की तरह देखने वाले हैं? बैंकिंग सेक्टर में. बैंकिंग सेक्टर में हर चीज़ जो है कंप्यूटर्स ने एनहांस कर दी है. कस्टमर की सर्विस, अकाउंट्स मैनेजमेंट की प्रोडक्टिविटी और जो बैक ऑफिस एक्टिविटीज़ है उनको भी स्ट्रीमलाइन कर दिया है. पहले कैसा होता था? पहले जो ब्रांचेस रहती थी उसके हिसाब से रिकॉर्ड्स बनते थे और फिर वो लीड बैंक के पास जाते थे और लीड बैंक अपने हेड को बताता था और फिर हेड डिसीजन लेता था कोई भी चीज़ के लिए. अभी क्या है, सारी चीज़ें या तो ERP पे या कोई भी सॉफ्टवेयर पे या सिस्टम पे रियल टाइम बेसिस पर स्टोर होती है, ताकि कोई भी जो भी इन्फॉर्मेशन हो रही है, कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है, वो तुरंत स्टोर हुई, तुरंत रिफ्लेक्ट हुई और तुरंत उसके बेसिस पर रिएक्टिव एक्शन लिया जा सकता है. अभी इसकी वजह से क्या हुआ है कि इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट आया है कंपटीशन के ऊपर. जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनके पास सेम टेक्नोलॉजी है जो बड़ी बिजनेस बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन के पास है, जिससे कि उनकी कॉम्पीट करने की एफिशिएंसी, कैपेबिलिटी बढ़ गई है. तो किस तरह से उसने इनको मोर इफेक्टिव बनाया? अकाउंट्स का जो मैनेजमेंट है वो अच्छा हो गया, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी जो है वो अच्छी हो गई, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन अनेबल हो गए, वेब बेस्ड बैंकिंग अनेबल हो गई. तो अभी देखते हैं अकाउंट्स मैनेजमेंट. किसी भी बैंक के लिए जो उसके कस्टमर्स का रिकॉर्ड है उसे मेंटेन करना सबसे इंपॉर्टेंट रहता है. किस कस्टमर ने कब अकाउंट खोला, उसकी क्या डिटेल्स है, उसका KYC कैसा है, उसने क्या कितना अमाउंट डाला है, कितना निकाला है, क्या लोन लिया है, क्या उस पर इंटरेस्ट पेबल है, कितना इंटरेस्ट कस्टमर के द्वारा रिसीवेबल है, वो सब चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन करना सबसे कम्बरसम टास्क और सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है. कंप्यूटर्स ने इसको ऑटोमेट कर दिया. अब बिजनेसेस क्या कर सकते हैं? क्रिएट, अपडेट और मेंटेन कर सकते हैं बिजनेस रिकॉर्ड्स को, और 100% एक्यूरेसी के साथ. कोई भी इसमें गलती नहीं हो सकती. जो कंप्यूटर बैंकिंग सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर का यूज़ करके एक सेंट्रलाइज डेटा रिकॉर्ड सिस्टम बनाता है. मतलब अलग अलग जगह पे डेटा स्टोर नहीं हो रहा है, एक ही जगह पे डेटा स्टोर हो रहा है और हर नीड के लिए डेटा आप उससे रिट्रीव कर रहे हो, और कोई भी चेंजेस हो रहा है तो वो उसी के अंदर स्टोर हो रहा है, उसी के अंदर स्टोर हो रहा है. तो सारी चीज़ें जो है सेंट्रलाइज जगह पे एक ही डेटा है, कोई रिडंडेंट डेटा नहीं है, कोई डुप्लीकेट डेटा नहीं है, एक ही डेटा है और वो रियल टाइम बेसिस पे चेंज होता रहता है. अभी हार्डवेयर टेक्नोलॉजी एग्जांपल से समझते हैं. 1960s में क्या होता था? एक मेन फ्रेम होती थी, एक बड़ी सी मेन फ्रेम होती थी जिसमें एक पंच कार्ड आप इंसर्ट करते थे और उसमें सारी जो आपने ट्रांजेक्शन करी है उस पीरियड की वो आ जाती थी, जैसे कि अपन पासबुक में करते थे. इससे क्या होता था कि सारी चीज़ें एक साथ आ जाती थी. सेम चीज़ को आज बैंक करता है वायरलेस मीडियम को यूज़ करके, ऑनलाइन बैंकिंग का यूज़ करके. रियल टाइम बेसिस पे हार्डवेयर टेक्नोलॉजी जो है वो सारी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर देती है. इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स, बहुत सारी जो बैंकिंग सिस्टम्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन को एनेबल करने लगी जब से मोबाइल बैंकिंग को परमिशन मिली है. इसमें एन्क्रिप्शन भी होता है, मतलब जो कस्टमर की प्राइवेसी, उसका डेटा है वो सेफ रहता है.
कंप्यूटर क्या करता है कि इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिशन करता है डेटा का, फिर जो इन्फॉर्मेशन है उसको ट्रांसफ़र कर देता है मेन कंप्यूटर के लिए, जहाँ पे वो उस डेटा को प्रोसेस करता है और अपडेट कर देता है उस सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर में, उस सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में, जिसके बारे में मैंने पहले बात करी। यही सेम इसी का एग्जांपल है इंटरनेट और एटीएम्स। फिर वेब बेस्ड बैंकिंग। वेब बेस्ड बैंकिंग मतलब इंटरनेट एप्लीकेशन को यूज़ करके बैंकिंग करना। तो एक स्पेसिफिक एरिया, जो बैंकिंग का पूरा सिस्टम है उसमें से एक स्पेसिफिक एरिया अलग निकाल के रखता है बैंक, जिसे इंटरनेट एप्लीकेशंस के थ्रू करा जाता है, जिसे अपन नेट बैंकिंग कहते हैं। बाय लॉ किसी भी कंपनी को अगर इंडिया में या किसी भी कंट्री में बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करनी इंटरनेट के थ्रू, तो उसके पास एक सिक्योर सर्वर होना चाहिए और एक ऑथेंटिकेटेड सर्टिफिकेट रहना चाहिए कि आप कोई भी काम कर रहे हो। जो फेडरल रिजर्व बोर्ड है, अपने यहाँ कौन है, आरबीआई है, वो सारी चीज़ों को रेगुलेट करेगा और कस्टमर ऑनलाइन अपने काम कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको ऑथेंटिकेट होना पड़ेगा, उसे अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड बताना पड़ेगा। जैसे कि अपन इसमें करते हैं, अगर आपने एचडीएफसी बैंक का ऐप खोला है तो उसमें आप कस्टमर आईडी डालोगे, आपका पिन डालोगे, उसके बाद ही आप कोई चीज़ को कर सकते हो। अभी इंश्योरेंस, तो हमने देखा बैंकिंग सेक्टर में कैसे कंप्यूटर्स ने एनेबल करा किसी भी चीज़ को करने में। अभी इंश्योरेंस सेक्टर में बैंक कंप्यूटर्स ने क्या करा है कि जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री उसको पूरा स्ट्रीमलाइन कर दिया है, जिसकी वजह से इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है ज़्यादा क्लाइंट्स को काम प्रोवाइड कर सकती है और फास्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है। क्या क्या फंक्शन है? सबसे पहला रिकॉर्ड कीपिंग, जैसे हमने बैंकिंग में देखा कि सारे रियल टाइम बेसिस पर सारे डेटा को स्टोर करा जा सकता है। पहले क्या होता था कि आप चीज़ों को इनक्रिप्ट नहीं कर पाते थे और स्टैक्स मतलब फाइल पे फाइल बनती रहती थी और वो अपडेट नहीं होती थी, लेकिन आज की तारीख में सारी चीज़ें अपडेट हो रही है रियल टाइम बेसिस पर। तो जो एजेंट्स हैं वो जल्दी डिसीजन ले सकते हैं, जल्दी पॉलिसी सेल कर सकते हैं, जल्दी पॉलिसीज अपडेट कर सकते हैं। फिर प्रोवाइडिंग कोड्स क्या होती है कि भाई इतना आपको प्रीमियम लगेगा, इतने टाइम का आपका इतने टाइम की आपकी पॉलिसी रहेगी, ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, ये लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी है, ये फायर इंश्योरेंस पॉलिसी है, ये मरीन पॉलिसी है आपकी, जो भी है मेरीटाइम पॉलिसी है, जो भी है। तो वो कोड करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम्स बहुत एनेबल करते हैं क्लाइंट्स का टाइम बचाने के लिए। एजेंट्स जो क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन है वो डाल देते हैं, जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो डाल देते हैं, और कंप्यूटर सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो हार्ड होते हैं एक ह्यूमन बीइंग के लिए कम टाइम में करने के लिए, वो करके दे देता है सामने से। इससे क्या होता है, जो क्लाइंट का शेड्यूल रहता है, जो क्लाइंट के पास कम टाइम रहता है, उसको कंप्यूटर एनेबल कर देता है, जिससे जो इंश्योरेंस एजेंट है वो सही तरीके से प्राइस कोट कर सके। असेसिंग द रिस्क, जो रिस्क होती है किसी भी काम में, मतलब अगर कोई बंदा है जिसकी सिर्फ 10,000 रुपये इनकम है और वो ऐसा पॉलिसी ले रहा है जिसका प्रीमियम ही 5,000 रुपये है, तो क्या वो दे पाएगा? वो डिपेंड करता है कि उसकी इनकम स्टेबल है या कम ज़्यादा होती रहती है। तो इन सारी चीज़ों को चेक करता है कंप्यूटर। उसकी आप उसमें हिस्ट्री डाल दीजिए, उसकी क्या इनकम है, क्या उसके ऊपर लोन है, क्या उसकी बाकी सारी चीज़ें, उसके हिसाब से रिस्क असेसमेंट कंप्यूटर को कर देगा। ये क्या होता है, एक एक्चुरियल सर्विस होता है। एक्चुरी कौन होता है? एक्चुरी होता है वो बंदा जो मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स में काम करता है, अ पर्सन हु इज़ अमेजिंग विथ नंबर्स। हमने कई बार सुना है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का जो एग्ज़ाम रहता है, आईआईटी का जो एग्ज़ाम रहता है, वो बड़ा मुश्किल रहता है। तो इसी तरह जो एक्चुरी का जो एग्ज़ाम होता है वो भी बहुत मुश्किल होता है। द पीपल हु आर वेरी गुड विथ नंबर्स वही कर सकते हैं इसके लिए, और वो हाई लेवल स्टैटिस्टिक्स मैक्रो लेवल पे काम करते हैं, और जो एस्टिमेशन होती है बड़ी बड़ी वो करते हैं। कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन एक्चुअली करता है किसी भी चीज़ को, और ये हर फील्ड में ज़रूरी होता है। अभी अंडर राइटर क्या होता है? अंडर राइटर रिस्क बियर करता है इन एक्सचेंज ऑफ कमीशन। मतलब अगर आपकी इंश्योरेंस नहीं हुई तो मैं पैसे दूंगा, और अगर आपका इंश्योरेंस रेमिट करना है और इंश्योरेंस कंपनी के पास पैसे नहीं, तो अंडर राइटर उसके पैसे देगा और उसके अगेंस्ट कमीशन अपनी चार्ज करेगा। तो ये क्या होता है, एक प्रोफेशनल अंडर राइटर होता है, डिटरमिन करता है। आपने पॉलिसी कुछ भी लिख दी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंडर राइटर अपने प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को यूज़ करके, अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को यूज़ करके रिस्क असेसमेंट करता है, और उसके लिए वो कंप्यूटर्स का यूज़ करता है जो कॉम्प्लेक्स डेटाबेसेस और फॉर्मूलाज को लगाता है, जिसकी वजह से गेस वर्क कम हो और वैल्यू जजमेंट ज़्यादा हो, सही तरीके से पॉलिसी ड्राफ्ट कर सके ताकि किसी भी पार्टी का नुकसान ना हो। उसके बाद कंप्यूटर्स क्या एनेबल करते हैं? ई गवर्नेंस एनेबल करते हैं। जो गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जो वेबसाइट्स हैं, उससे जो यूज़र्स हैं वो अपना डेटा निकाल सकते हैं। कंप्यूटर्स को आप यूज़ करके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो, टैक्सेस पे कर सकते हो, अलग अलग बिल्स पे कर सकते हो। जो पुलिस डिपार्टमेंट में फिंगरप्रिंट चेक कर सकता है, सीआईडी जो काम करती थी ना, वॉइस मैच करती थी, लोकेट करती थी, फ़ोन लोकेट करती थी, वो सब कंप्यूटर के थ्रू ही करती थी, याद करो। अभी परचेसिंग कैसे? परचेसिंग के सारे फंक्शंस, परचेस का ऑर्डर, परचेस प्रोग्रेस रिपोर्ट, सारी चीज़ें कंप्यूटर सिस्टम जो है वो पैसे सेव करते हैं। कैसे? वो चीप होते हैं, पेपरलेस होते हैं और इंस्टेंट होते हैं, जिससे कि कस्टमर रिलेशनशिप, सप्लायर्स की रिलेशनशिप, वैल्यू चेन एनालिसिस सब कुछ जल्दी हो सकता है। फिर कंप्यूटर्स क्या एनेबल करते हैं? बजट एंड बजटरी कंट्रोल, कॉस्ट एंड बजटरी मैनेजमेंट।
जिससे बजट एंड बजटरी कंट्रोल होता है। क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं इसके? आप बजट बना के अपना खर्चा कर सकते हो, जिससे आपकी कॉस्ट बच जाती है, इसे कहते हैं कॉस्ट एंड बजटरी मैनेजमेंट। एडवांटेजेस क्या है कि आपकी कॉस्ट कम हो जाती है, आप जो डेटा है उसको जल्दी अपडेट कर सकते हो और ईजिली अपडेट कर सकते हो, क्योंकि सेंट्रलाइज सिस्टम है। कंप्यूटर में आपने डाल दिया, बात खत्म हो गई, आपको अलग अलग फाइल्स में अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। प्रिपरेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एंड कंटिन्यूस बजट बहुत आसान हो जाता है। फिर पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो बड़ी है, फॉर एग्जांपल डेलॉइट है, KPMG है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, तो उसे पर्सनल मैनेजमेंट अपना करना पड़ता है, जिसके लिए उसके पास 3 फंक्शन होते हैं जो उसे करने पड़ते हैं। कैसे? एक तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन करना पड़ेगा उनका, फिर उनका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा, फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड प्रमोशन करना पड़ेगा। तो इन सब काम में कंप्यूटर आपको हेल्प करता है। रिक्रूटमेंट में क्या क्या करना पड़ता है? पहले जॉब एनालिसिस करना पड़ता है कि जॉब का नेचर क्या है, क्या काम चाहिए, फिर कहाँ से आपको कैंडिडेट सोर्स करने हैं, फिर उसको आपको एडवर्टाइज करना है कि भाई हमें लोग चाहिए। उसके बाद आपको मैच करना है कि जिन जिन ने अप्लाई करा है वो उस जॉब के लिए सही है कि नहीं, फिर आपको उनकी स्क्रीनिंग करनी है, फिर असेसमेंट करना है कैंडिडेट्स का कि वो उस काम के लिए फिट है कि नहीं, उनका इंटरव्यू वगैरह लेके अभी इसी में आपको इसी प्रोसेस के अंदर उनको जॉब ऑफर भी देना है कि भाई आप फिट हैं, हम आपको जॉब ऑफर देना चाहते हैं। अब ये डिपेंड करता है साइज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि आप कितना उनको पे स्केल देंगे, कितना जॉब किस लेवल का जॉब ऑफर आप उनको देंगे। ठीक है। फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में 3 चीज़ें आती हैं, 3 एक्टिविटीज़ आती हैं। पहला कौन सा? ट्रेनिंग। जो वो अभी कर रहा है उस पर आप फोकस करोगे, उसके लिए उसको ट्रेन करोगे उस जॉब के लिए, तो उसे कहेंगे ट्रेनिंग। एजुकेशन, जो उसकी पोटेंशियली फ्यूचर में जॉब हो सकती है उसके लिए आप उसको तैयार करोगे, उसे कहेंगे एजुकेशन। और जो डेवलपमेंट फंक्शन है, इसको इवेल्युएट करना इम्पॉसिबल होता है। मतलब जो वो अभी काम कर रहा है वो तो कर रहा है, लेकिन जो हम चाहते हैं कि वो आगे करे उसके लिए उसको तैयार करना डेवलपमेंट फंक्शन में होता है। एजुकेशन और डेवलपमेंट में कंफ्यूज नहीं होना। एजुकेशन उसका नेक्स्ट प्रमोशन की चीज़ है। डेवलपमेंट जो हम उसे आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं ऐसे 5 साल 10 साल बाद, उसके लिए भी हम उसे हर ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे तैयार करती रहती है, जिसके लिए एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, जो कि हमें एनेबल करता है हमारा कंप्यूटर या कोई कंप्यूटर सिस्टम। अभी परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड प्रमोशन। परफॉर्मेंस अप्रेजल, जो आपने परफॉर्मेंस करी उसके बेसिस पर आपको अप्रेजल मिलेगा, उसके बेसिस पर आपको इंसेंटिव मिलेगा, उसके बेसिस पर आपको प्रमोशन मिलेगा, तो वो हुआ परफॉर्मेंस अप्रेजल। एंड परफॉर्मेंस रिव्यू, परफॉर्मेंस रिव्यू होता है, उसके बेसिस पर आपको अप्रेजल मिलता है या फिर आपका डिमोशन होता है। ठीक है। ये रिव्यू करने के लिए भी एम्प्लॉय की जो एफिशिएंसी है उसे रिव्यू करने के लिए भी कंप्यूटर्स ही काम आते हैं। जैसे कोई जॉब थी जो 10 घंटे में हो सकती थी, लेकिन आपने उसे 9 घंटे में ही पूरा कर दिया, मतलब आप हाईली इफेक्टिव पर्सन है, तो आपको पैसे ज़्यादा मिलने चाहिए, आपको इंसेंटिव मिलना चाहिए। लेकिन अगर आपने 10 घंटे की चीज़ को 12 घंटे में खत्म किया है, आपकी एफिशिएंसी कम है, तो आपको पैसे बिल्कुल नहीं मिलने चाहिए। ये सब चीज़ों को इवेल्युएट करने के लिए कंप्यूटर आपकी हेल्प करता है। अभी यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री नेटवर्क्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जिसे ऑर्गेनाइजेशन और लोग यूज़ करते हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। इन्फॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली क्या होता है? जो भी आपके पास डेटा है उसे सिस्टम में डालना और उसे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ करने का जो पूरा प्रोसेस है उसे कहते हैं, और का जो फंक्शन है उसे जो लोग यूज़ करते हैं, तो इस पूरे फंक्शन को हम कहते हैं द इंफॉर्मेशन सिस्टम। अभी कई सारे बिजनेस मॉडल्स और एल्गोरिथम्स इस प्रोसेस में लगते हैं। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है स्टडिंग द कंप्यूटर एंड द लॉजिस्टिक प्रोसेसेस, लॉजिस्टिक एंड एल्गोरिथमिक प्रोसेसेस। वो कौन सी होती हैं? द सॉफ्टवेयर, जो हार्डवेयर है कंप्यूटर और जो उसके अंदर सॉफ्टवेयर लगा है, सॉफ्टवेयर किसने बनाया है? ह्यूमन्स ने बनाया है, हमारी नीड के हिसाब से। एंड द मेंटेनेंस ऑफ सर्विस रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा। अभी अकाउंटिंग, तो प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम होती है एक सीक्वेंशियल इंस्ट्रूमेंट, सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो हमने कंप्यूटर को दिए हैं कि अगर ये हुआ तो ये करना पड़ेगा, ये हुआ तो ये करना पड़ेगा, वो सब हम कर। टेक्निकल प्रॉब्लम। सो हम देख रहे थे कंप्यूटर किस तरह कौन कौन से फंक्शंस को एनेबल करते हैं, तो फिर आ गए हम अकाउंटिंग पे। प्रोग्राम क्या होता है? हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं कि आपको ये काम करने हैं, अगर किसी ने एंटर प्रेस करा तो आपको अगली लाइन पर जाना है। जब आप टाइप कर रहे हो किसी चीज़ को, तो ये एक प्रोग्राम हुआ। जो भी आपने इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दिए तो वो हो गए प्रोग्राम। वो ऑपरेशन करता है जो भी लॉजिस्टिकल या अरिथमेटिक फंक्शन कंप्यूटर प्रोवाइड करता है डेटा पे, उसे हम कहते हैं प्रोग्राम, जो कि हम कोड करके देते हैं। अभी कंप्यूटराइजिंग अ बिजनेस टास्क इंक्रीजेज द एफिशिएंसी। अगर आप किसी भी बिजनेस टास्क को कंप्यूटराइज कर दोगे, कंप्यूटर को बता दोगे उसे किस तरह करना है, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। जैसे कि आपको बैलेंस शीट बनानी, इनकम स्टेटमेंट बनाना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना चाहिए, आपको रिट्रीव करना है, या आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स चाहिए, तो कंप्यूटर उसको तुरंत ही निकाल के दे देगा, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अभी ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अकाउंटिंग में पहले करी जाती थी, जिसको मैनुअली करी जाती थी, जिसको कंप्यूटर ने अभी चेंज कर लिया है? स्प्रेडशीट क्या करते हैं? हम एक्सेल की बात करते हैं। एक्सेल जो कैलकुलेटर, पेंसिल और कॉलमनर स्क्रैच पैड है,
उसको पूरी तरह से उसने रिप्लेस कर दिया है, सारी चीज़ें वहाँ पर हो जाती हैं। जो टिपिकल इंटीग्रेटेड डबल एंट्री सिस्टम होता था उसको उसने चेंज कर दिया है। बिलिंग, पेरोल, टाइम, इन्वेंट्री लेवल, सारी चीज़ों को स्प्रेडशीट्स ने चेंज कर दिया है और बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव और इफेक्टिव बना दिया है। जनरल लेजर एग्जांपल क्या है इसका, जो टैली होता है या जो कॉम्प्यू ऑफिस वगैरह के दूसरे सॉफ्टवेयर होते हैं, वो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेकेंडरी पोस्टिंग करने की आपको जरूरत ही नहीं। आपने एक एंट्री करी, दूसरा एंट्री अपने आप कंप्यूटर कर लेगा, सिस्टम कर लेगा। इन्वेंट्री कंट्रोल में ट्रैकिंग इन्वेंट्री, कितनी इन्वेंट्री आपके पास अभी है, कॉस्ट और टैक्स दोनों पर्पज से, मैनेजर को कितना एक्सपेंडिचर अभी तक हुआ है, कितना कम करना है, और मिनिमाइजिंग द इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री। अगर आपने इन्वेंट्री में ज़्यादा पैसे लगा दिए तो आपकी लिक्विडिटी कम हो जाएगी, लिक्विडिटी कम हो जाएगी तो आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। तो लिक्विडिटी कम हो जाएगी मतलब आपके पास पैसा जो हाथ में है वो कम बचेगा, उतने का आपने गुड्स खरीद लिया तो आपके पास पैसे कम बचेंगे। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए कंप्यूटर्स आपको ईओक्यू कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करने में कंप्यूटर आपकी हेल्प करता है, कंप्यूटर के सिस्टम्स आपको हेल्प करते हैं। अकाउंट्स रिसीवेबल, जो बिल्स आपने बनाए वो सेम डे पे आपको उसका पैसा मिल जाए, उसके लिए आप इनवॉइस बना दो और फॉलो अप भी कंप्यूटर मेल अपने आप भेज देगा अगर आपने सही तरीके से उसको प्रोग्राम करा हुआ है तो। अभी स्टॉक ब्रोकिंग में क्या होता है, देखो, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ओनरशिप होती है उसका सबसे छोटा पार्ट जो रहता है उसे हम कहते हैं शेयर, और शेयर्स के बंडल को हम कहते हैं स्टॉक। तो कभी शेयर्स बाय या सेल होते हैं या स्टॉक बाय या सेल होते हैं, दोनों ही केस में रियल टाइम उसका नोटिस, रियल टाइम उसकी रिकॉर्डिंग बहुत ज़रूरी रहती है। उसके लिए उस फंक्शन को अनेबल करते हैं कंप्यूटर्स। नाउ इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या होता है, इट इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ सेलिंग थिंग्स ओवर द इंटरनेट बाय द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो, मार्केट कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, आप उसकी प्रमोशन कर रहे हो, किसी भी चीज़ की प्रमोशन कर रहे हो, आप ट्रांसफ़र कर रहे हो फंड्स कर रहे हो ऑनलाइन थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम और एनी नेटवर्क, तो वो भी ई कॉमर्स के अंदर ही आएगा बाय द यूज़ ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। जो ईमेल के थ्रू आप किसी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हो वो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में आएगा। ये क्या क्या इन्वॉल्व करता है, एडवर्टाइजिंग, मल्टीमीडिया, प्रोडक्ट फॉर्मेशन, कस्टमर सपोर्ट, सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करता है। देखो, जो सारे फंक्शन है आपने कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू करे तो वो ई कॉमर्स में आएगा। इंटरनेट, एक्सटरनेट, ये सारी चीज़ें एंटरप्राइजेस यूज़ करती हैं। एग्जाम्पल क्या हुआ, आपने आपके प्रोडक्ट की जो एडवर्टीजमेंट है वो किसी ऑनलाइन वेबसाइट पे डाली, वो उसका एग्जाम्पल हो गया। कस्टमर का टू एक्सेस द कस्टमर रिकॉर्ड्स इंटरनेट को यूज़ करके, तो वो भी ई कॉमर्स का ही एग्जाम्पल हुआ। फिर एक्सेस ऑफ इन्वेंट्री डेटाबेस बाय लार्ज कस्टमर्स थ्रू द एक्स्ट्रानेट, तो वो भी एग्जाम्पल हुआ इसका। जैसे वेलनेस क्लिनिक्स हैं, वेलनेस क्लिनिक जब भी आप जाते हो तो अपना मोबाइल नंबर लेते हैं, उनके पास मोबाइल नंबर के बेसिस पर आपका सारा डिटेल होता है, आपने किस लोकेशन पे कौन सी चीज़ ऑर्डर करी थी। तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का एग्जांपल हुआ। अभी इंपॉर्टेंस एंड यूज़ ऑफ ई कॉमर्स, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ न्यू बिजनेसेस। कोई नई अपॉर्चुनिटी अगर आपके पास आ रही है तो आप उसे एक्सप्लॉइट कर सकते हो टाइम रहते हुए, उसके लिए आपको कंप्यूटर अनेबल करते हैं। बिजनेस वैल्यू जनरेट करने के लिए भी, एंड टू डू मोर विथ लेस, कम रिसोर्सेज को यूज़ करके ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करना और ज़्यादा वैल्यू अचीव करना, उसको अनेबल करता है ई कॉमर्स। नाउ अनेबलिंग द कस्टमर्स, जो कस्टमर्स हैं उनके से को बढ़ा के कैसे आप रिव्यू कर सकते हो, और जो कमेंट सेक्शन है यूट्यूब का वो उसका एग्जांपल है कि कस्टमर अपना रिव्यू दे सकता है तुरंत कि उसे प्रोडक्ट कैसा लगा या उसने जो यूटिलिटी चाहिए थी उसको मिली है या नहीं मिली। इंप्रूवमेंट ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन, एग्जीक्यूशन जो ट्रांजेक्शन का उसका वे सही हो जाता है क्योंकि कस्टमर से रिव्यू आने लगता है। इफेक्टिव परफॉर्मेंस मतलब बेटर क्वालिटी, ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड बेटर कॉर्पोरेट डिसीजन मेकिंग होती है ई कॉमर्स में। ग्रेटर इकोनॉमिक एफिशिएंसी, कॉस्ट कम हो जाती है और इंटरेक्शन रियल टाइम बढ़ जाता है। एग्जीक्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स, बहुत सारे इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स रहते हैं। तो अगर पहले क्या होता था कि एक लेवल ऑफ सीईओ था, उसको अपने नीचे 10 लोगों को अलग अलग काम बताने पड़ते थे क्योंकि 10 लोग अलग अलग टास्क करते थे। सब लोगों को आपस में इंटरलेट करने के लिए एक दूसरे को मेल भेज रहा है, फिर दूसरे को मेल भेज रहा है, फिर दूसरे को मेल भेज रहा है, आखिरकार जाके इसको रिव्यू पता चलता था कि सही हुआ है कि नहीं। ये पूरे प्रोसेस के बाद उसमें बहुत टाइम जाता था। अभी सब चीज़ कनेक्टेड है, इसने किसी को एक काम अपने मेल आईडी पे भेज दिया, सबने अपना अपना काम कर दिया, रिव्यू करके तुरंत भेज दिया, कोई गैप नहीं है कम्युनिकेशन में। बिजनेस करना ईजी हो जाता है। उसका एग्जांपल है व्हाट्सएप बिजनेस, जो अभी सभी लोग व्हाट्सएप बिजनेस यूज़ करते हैं बिजनेस करने के लिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, कोई गैप नहीं है कम्युनिकेशन के बीच में, आपको कबूतर नहीं भेजना पड़ रहा है। नाउ इनकॉर्पोरेटिंग ट्रांजेक्शंस, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है वो इनकॉर्पोरेट करता है ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट। जो आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो उसका मैनेजमेंट, उसे ऑर्गेनाइज करना, उसे रूट करना, उसके प्रोसेस उसे ट्रैक करना, कस्टमर के लिए इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करना, फंड को ट्रांसफ़र करना, ये सब इनकॉर्पोरेट करता है ई कॉमर्स। इंक्रीजिंग द रेवेन्यू, ये फर्म्स को अनेबल करता है कि अपनी कॉस्ट कम करे और सेल्स बढ़ाए, अपना डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस अच्छा करे ताकि उसकी कॉस्ट कम हो और रेवेन्यू बढ़े। रिडक्शन ऑफ फ्रिक्शन,
रिडक्शन ऑफ फ्रिक्शन मतलब टू मैनी कुक स्पॉइल द फूड, जब एक ही काम पे एक से ज़्यादा लोग लगते हैं जिनकी असल में ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ में मिडिल मैन होता है, तो जब बहुत सारे लोग एक काम में से अपना रखते हैं तो उनका वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है, फ्रिक्शन होता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ई कॉमर्स की वजह से सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है और कस्टमर है, कस्टमर प्लेटफॉर्म से बात कर रहा है और प्लेटफॉर्म कस्टमर से डायरेक्टली बात कर रहा है, कोई मिडिल मैन नहीं है यहाँ पे, तो फ्रिक्शन नहीं हो जाता, रिड्यूस फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। फैसिलिटेटिंग ऑफ नेटवर्क फॉर्म मतलब फीडबैक लूप एक बन जाता है। फीडबैक लूप का मतलब क्या हुआ कि कस्टमर से आपने सर्विस, कस्टमर को आपने सर्विस दी, फिर कस्टमर से आपने इंटरेक्ट कर लिया कि आपको प्रोडक्ट कैसा लगा, उसमें कोई सेल्स पर्सन कैसा था, सारी सर्विसेज ठीक थी कि नहीं, अप टू द मार्क थी कि नहीं थी, नहीं थी तो आप उसे ठीक कर लेते हो। तो जो नेटवर्क फॉर्म है वो फीडबैक लूप उससे बन जाता है, जिसकी वजह से कस्टमर की जो चेंजिंग कस्टमर डिमांड्स है वो आपको तुरंत पता चलने लगती है और उसके हिसाब से आपका प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, आपका सप्लाई चेंज कर सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। तो ई कॉमर्स क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन अक्रॉस द इंटरनेट, ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट। बहुत सारे एग्जांपल है इसके, जैसे म्यूजिक साइट्स है, एग्जांपल हो गया गाना.com, गाना.com उसका एग्जांपल हो गया। नाउ ई कॉमर्स इंक्लूड्स रिटेल, शॉपिंग, बैंकिंग, स्टॉक्स, बॉन्ड्स ट्रेडिंग, ऑक्शन, रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन्स, एयरलाइन बुकिंग, मूवीज इन द रियल वर्ल्ड एक्सेट्रा। नो डेफिनेशन ऑफ ई कॉमर्स, दो डेफिनेशन है, आपको नीचे वाली डेफिनेशन याद करनी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स डिस्क्राइब द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड इन्फॉर्मेशन बाय कंप्यूटर नेटवर्क्स इंक्लूडिंग द इंटरनेट। मेन एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं ई कॉमर्स की, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, शिपिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड प्रोड्यूसिंग ऑफ द फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ताकि आप डिसीजन ले सकें। सारे जो फंक्शंस हैं उसमें ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकली होती हैं। लेकिन ह्यूमंस का जो इंटरवेंशन है वो वैनिश नहीं होता है, ह्यूमंस काम करते हैं कॉर्पोरेट डेवलपमेंट में, पर्सनलाइज कस्टमर सर्विसेज में, सेल्स के लिए और न्यू प्रोडक्ट रिसर्च के लिए। तो जो एनालिटिकल काम है वो सारे ह्यूमंस करते हैं, लेकिन जो नॉन एनालिटिकल काम है जिसमें सोच समझने की शक्ति ज़रूरत नहीं होती, जो डायरेक्टली वैसे के वैसे करने हैं, वो सारे ऑटोमेटेड टास्क होते हैं, वो अपने आप होते रहते हैं। सो ई कॉमर्स रेडी फॉर कैपेबल मतलब जब कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी ऑर्गेनाइजेशन करीब करीब सारे काम एक्सटेंसिवली कंप्यूटर के थ्रू कराती है तो हम कहते हैं कि ई कॉमर्स रेडी फॉर कैपेबल। कि एमसीक्यू का क्वेश्चन है, इसके लिए डेफिनेशन कोई काम की नहीं है। अभी 4 मेजर सिक्वेंशियल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। प्रोस्पेक्टिव कस्टमर कौन है, जो आपका अभी कस्टमर है नहीं लेकिन हो सकता है, तो उसके लिए आपको 4 एक्टिविटी करनी पड़ेगी ई कॉमर्स में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। पहले प्रोडक्ट या सर्विस आपको ढूंढनी पड़ेगी, जिस चीज़ की डिमांड है वो आपको ढूंढनी पड़ेगी और उसकी सप्लाई कहाँ से होगी। कई सारे सप्लायर्स में आपको चूज़ करना पड़ेगा, सर्च करके इवेल्युएट करना पड़ेगा प्रोसेस को। फिर उसको आपकी प्राइस सर्च करनी पड़ेगी। प्राइस क्या होनी चाहिए, इंटरेक्शन में आनी चाहिए। जितनी यूटिलिटी आप प्रोवाइड कर रहे हो कस्टमर को या जितनी यूटिलिटी कस्टमर डिराइव कर रहा है उससे उतना ही प्राइस लेना चाहिए। अगर चीज़ ओवर प्राइस रही तो भी ठीक नहीं रहेगा और अंडर प्राइस रही तो भी ठीक नहीं रहेगा। तो प्राइस सर्च करना है। फिर एक्चुअल परचेज, आपने प्रोडक्ट दिखा दिया, डिसाइड कर लिया, आपने उसकी प्राइस डिसाइड कर ली, लेकिन बंदा खरीदेगा कहाँ से। तो जो कस्टमर है वो इंटरनेट को यूज़ करके परचेसर असल में वहाँ तक पहुँचे, तो आपको अलग अलग जगह पे उसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे लगाना पड़ेगा, अमेजोन पे डालना पड़ेगा, अलग अलग जगह पे आपको प्रोडक्ट को डालना पड़ेगा। फिर असल में जब पेमेंट होता है तो पेमेंट कैसे होगा, उसके लिए आपको इंटरनेट वर्ल्ड के थ्रू बैंक्स के साथ और दूसरे जो फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं, नेटवर्क से उसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि कस्टमर आपको पेमेंट करे। जैसे कि कई सारी जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो बैंक्स के साथ टाई अप करके रखते हैं ताकि उनके डेबिट कार्ड से पेमेंट हो सके। अभी कई सारी ई कॉमर्स एक्टिविटीज़ होती हैं। पहली कौन सी, डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होती है कि जो ये इन्वॉल्व करती हैं एक्टिविटी जिससे आप प्रोडक्ट की जो इन्फॉर्मेशन है, उसकी जो प्राइस है, वो इंटरनेट पे कस्टमर को अनेबल करते हो ऑफलाइन या ऑनलाइन मैकेनिज्म से, ताकि उसे पता चल जाए कि वो जो प्रोडक्ट खरीद रहा है वो कितने का रहेगा, कहाँ से उसको मिलेगा। फिर प्रोविजन ऑफ कंपनी इन्फॉर्मेशन ऑन द कंपनी होम पेज। कंपनी के होम पेज पे और क्या क्या अवेलेबल है वो सारी इन्फॉर्मेशन आप दे के रखते हो पहले से, और कौन कौन से चीज़ें अवेलेबल है, ताकि अगर उसे सब्सिक्वेंट परचेस कोई करनी हो, बाद में कोई चीज़ खरीदनी हो, तो उसके पास उसे पता रहे। प्राइस, जो चीज़ें महंगी है वो कस्टमर को पता रहे प्राइस इन्फॉर्मेशन में। जो नीश कस्टमर्स हैं, मतलब जिनकी एक सेपरेट कस्टमर्स हैं, उन्हें पता रहे। तो ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को बता सकते हो, अपने होम पेज पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो, ताकि उन्हें पता रहे क्या क्या आपके पास प्राइस चीज़ें हैं जो लोग लेना पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल परफ्यूम्स। नाउ एडवर्टाइजिंग बैनर्स ऑन पॉपुलर इंटरनेट साइट्स फॉर पब्लिसिटी एंड मार्केटिंग। आप लिंक्स डाल सकते हो अलग अलग मार्केटिंग साइट्स पे वगैरह पे, जिसका एग्जांपल है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। जो यूट्यूबर्स हैं वो
प्रोडक्ट्स को मार्केट करते हैं। फॉर एग्जांपल मामा अर्थ है, वो लोगों को पैसे देते हैं, तो जो होस्ट है उसका रेवेन्यू बन जाता है और कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी एडवर्टीजमेंट हो जाती है। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आप जितनी इन्फॉर्मेशन है उसको गैदर करते हो और जो टारगेटेड प्रोडक्ट है, टारगेटेड कस्टमर्स हैं उनके बारे में, और उसके हिसाब से डिसीजन लेते हो। एजेंट सर्विसेज, तो जो भी कोई प्लेटफॉर्म है उस पर आप अपने प्रोडक्ट्स को लगा देते हो और जो प्लेटफॉर्म है वो अपने एजेंट्स के थ्रू अपनी सर्विसेज को यूज़ करके उसे आगे बेचता है। तो फॉर एग्जांपल अमेजॉन, स्नैपडील, ब्लिंकिट, स्विगी, ये सब इसके एग्जांपल है और उसके अगेंस्ट कमीशन चार्ज करता है। नाउ एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। नाउ एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स हमें 3 लेवल में देखना है। ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा होगा, कस्टमर को क्या फ़ायदा होगा और सोसाइटी को क्या फ़ायदा होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या फ़ायदा होगा कि उसका जो मार्केट स्पेस है जहां वो अपने प्रोडक्ट को बेच सकता है वो अब एक पर्टिकुलर रीजनल एरिया पे सीमित नहीं है, वो कहीं पर भी प्रोडक्ट को बेच सकता है। तो इंटरनेशनल मार्केट स्पेस हो गया, ऑपरेशनल कॉस्ट सेव हो गई, कस्टमाइजेशन वो कर सकता है जितना जैसा कस्टमर चाहता है, जॉब वर्क जिसे हम कहते हैं, जो जिस तरह से काम कस्टमर चाहता है उस तरह से उसको अपना प्रोडक्ट मिलके बन सकता है। जैसे जो कार्स होती हैं उसका जो कलर होता है वो कस्टमाइज होता है, तो कस्टमर से पूछ के उन्हें किस तरह की कोई चीज़ चाहिए वो आप कस्टमाइज़ करके ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर सकती है। अभी ये अनेबल करती है कि इन्वेंट्री आपको कम रखनी पड़े, जिससे कि और फैसिलिटेटिंग द पुल टाइप ऑफ वैल्यू चेन मैनेजमेंट। जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट का नाम आपने सुना होगा, ये जापान में चलता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने पास इन्वेंट्रीज नहीं रखती है, जितने की ज़रूरत पड़ती है, जितने का ऑर्डर आता है वो तुरंत सप्लायर से बुला लेते हैं और सप्लायर अपने आसपास ही होते हैं। जैसे कि गुजरात में इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, तो कोई भी इन्वेंट्री अपने पास नहीं रखता क्योंकि इन्वेंट्री को रखने के लिए पैसा लगता है, वो नहीं रखते हैं और जितना अपना ऑर्डर आया उसको आपने लगा दिया। तो इस तरीके से ई कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है। फिर लोअर द टेली कम्युनिकेशन कॉस्ट, वैल्यू एडेड नेटवर्क्स रहते हैं जो डायरेक्ट मेलिंग, डायरेक्टली आप सप्लायर से भी और कस्टमर से भी डायरेक्टली कनेक्टेड रह सकते हो। आजकल इसकी ज़रूरत नहीं है, ये लोग ईमेल पे या व्हाट्सएप पे करते हैं। यूजुअली लोग ईमेल को प्रेफर करते हैं ताकि जितने फॉर्मल टॉक्स हैं वो ईमेल पे चलती रहें ताकि वो एक एविडेंस भी रहे, और व्हाट्सएप पे जितनी इनफॉर्मल चीज़ें हैं, नेगोशिएशन वगैरह व्हाट्सएप पर हो जाती है। फिर डिजिटाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस, जो भी चीज़ें हैं आपकी सॉफ्टवेयर की जो चीज़ें हैं, किस तरह काम करना है, कोई प्रोसेस अगर है, कोई चीज़ कस्टमर को अगर ग्रीवेंस है तो वो किस तरह जाएगा, कहाँ पे फाइल करेगा कि मुझे ये दिक्कत है, वो सारी चीज़ें आप डाउनलोड कर सकते हो। उसका प्रोसीजर डिजिटली अवेलेबल रहता है। नो मोर 24 आवर टाइम कॉन्स्टेंट, ऐसा कोई नहीं है कि आपको बिजनेस आवर्स में ही काम करने की ज़रूरत है, आप किसी भी टाइम पे काम कर सकते हो। 24 आवर्स 24/7 काम कर सकते हो। अभी ई कॉमर्स का एडवांटेज हमने ऑर्गेनाइजेशन के लिए देख लिया। अभी कस्टमर के लिए क्या क्या एडवांटेज हुआ ई कॉमर्स का कि 24/7 एक्सेस उसका अवेलेबल रहता है, उसे जब कोई चीज़ खरीदनी है वो तब खरीद सकता है इंटरनेट पर जाके। उसके पास ज़्यादा चॉइसेस मिलती है, वो प्राइस कंपेयर कर सकता है अलग अलग सप्लायर से सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट के लिए। इम्प्रूव्ड डिलीवरी प्रोसेस, जो डिलीवरी प्रोसेस है उसे आप ट्रैक कर सकते हो, उसको इंश्योरेंस ले सकते हो उसकी, और वो टाइम पे जल्दी आता है क्योंकि सब चीज़ें कॉम्पिटिटिव हैं। और जो इन्वायरमेंट है वो कंपटीशन का है, मतलब बेटर यूटिलिटी, बेटर सर्विसेज कस्टमर को मिलती है। फिर ई कॉमर्स के एडवांटेज सोसाइटी को क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्क एनेबल्स मोर फ्लेक्सिबल वर्किंग प्रैक्टिसेस, मतलब जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ है लोगों की वो इसकी वजह से ठीक हो जाती है। लोग वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। अगर किसी सिर्फ मैनेजमेंट का काम करना है, ओवरसी करना है चीज़ों को, तो उसके लिए उसको ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे आईटी के प्रोफेशनल जो हैं, जो इंजीनियर्स हैं, वो बैतूल में बैठे हैं, वो काम नहीं कर रहे, पुणे में नहीं है, वो बैतूल में बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वर्क फ्रॉम होम लिया हुआ ने, उन्हें स्ट्रेसफुल बिजनेस इन्वायरमेंट जाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो घर पे बैठ के कोडिंग कर सकते हैं। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाती है। नाउ लोग कनेक्ट कर सकते हैं सोसाइटी के, जो रूरल एरियाज़ में जो दूर दराज के थे वो कभी भी एक डेवलप जगह पे नहीं जा पाते, वो एक अपने बबल में रहते और किसी डेवलप जगह से इंटरेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन इंटरनेट के थ्रू सोसाइटी जो है वो मिक्स हो गई है, अलग अलग सारे लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। फैसिलिटेट करती है डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज। कैसे? आपको कोई पेमेंट करना है, आपको किसी नर्स को बुलाना है, आपको कंसल्टेंसी लेनी है ऑनलाइन, आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने हैं, आपको रिफंड के लिए अप्लाई करना है, गवर्नमेंट की किसी भी सर्विस से किसी डिपार्टमेंट में कंप्लेंट फाइल करनी है, तो वो सारी चीज़ें आप ई कॉमर्स के थ्रू कर सकते हो, उसका पेमेंट कर सकते हो। अब जब हमने ई कॉमर्स के एडवांटेज देखे ऑर्गेनाइजेशन को, कस्टमर को और सोसाइटी को, तो उसके कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या डिसएडवांटेज है? पहली बात, लैक ऑफ सफिशिएंट सिस्टम ऑफ सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी एंड स्टैंडर्ड्स एंड कंट्रोल प्रोटोकॉल्स। मतलब हैकर है भाई, हैकर है। क्या हुआ कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ई कॉमर्स के थ्रू अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करी, हमेशा कस्टमर ये चीज़ पे डाउट करेगा कि ये कस्टमर, ये जो सप्लायर है वो जेन्युइन है या नहीं है।
बैंक्स को हैक कर लिया जाता है तो कम्युनिकेशन नेटवर्क तो अलग बात है, पेमेंट नेटवर्क तो अलग बात है। बड़े बड़े बैंक्स में मालवेयर घुस जाते हैं तो टेक्निकल ओवरसाइट हो सकता है जिसकी वजह से हैवी लॉसेस हो सकते हैं, तो सिक्योरिटी के बहुत कंसर्न्स रहते हैं। उसके बाद जो टेक्नोलॉजी है वो कंटिन्यूसली इवॉल्व रहती है और चेंज होती रहती है, तो उसे कैचअप करना बहुत मुश्किल रहता है। और अगर आप नहीं करो, पहले बात तो कैचअप करना मुश्किल है क्योंकि कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, और अगर आपने नहीं करा तो आप पीछे रह जाओगे, तो बहुत प्रेशर है। उसके बाद आपके ऊपर पर्सनली ये प्रेशर रहता है कि आपको इनोवेट करना है, डेवलप करना है अपने बिजनेस मॉडल को, नया बनाना है। आपने नया बना लिया, नया बनाने के बाद वो कॉपी हो जाएगा, तो जो आपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अपने लिए बनाया था इतनी मेहनत करके, वो किसी और ने, क्योंकि आपने बना के प्रेजेंट कर दिया लोगों के सामने, लोगों ने उसका दूसरा वर्जन बना लिया, फुल चाइनीज़। फिर फेसिंग इंक्रीज कॉम्पिटिशन, अब कोई नेशनल रीजनल मार्केट तो रह नहीं गया, हर एक चीज़ जो है वो इंटरनेशनली कॉम्पीट कर रही है, हर चीज़ प्राइस वॉर्स के लिए सामने है, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एग्जांपल लेते हैं, एक मखाने का बिजनेस था जो अमेरिका में चल रहा है, वो इंडिया से मखाने खरीदते हैं, उसको पैक करते हैं और बेचते हैं हैवी प्राइजेस पे। तो जो नेटिव बिजनेस प्रोवाइडर्स हैं, नेटिव बिजनेसमैन है, वो तो मर जाएंगे इस तरीके से अगर इतना कंपटीशन रहेगा, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के डिसएडवांटेज है। और प्रॉब्लम विद कंपैटिबिलिटी ऑफ ओल्डर एंड न्यूअर टेक्नोलॉजी, कई बार क्या होती है, जो हार्डवेयर हमने लेके रखी है किसी भी चीज़ को करने के लिए, तो पुरानी हार्डवेयर है और नई हार्डवेयर है, पुरानी हार्डवेयर जो है वो नई टेक्नोलॉजी के साथ कंपैटिबल नहीं होती है, उसे साथ में काम करना बहुत मुश्किल होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के साथ डिसएडवांटेज क्या है वो हमने देख लिया ई कॉमर्स के। अभी कस्टमर्स के लिए ई कॉमर्स के क्या डिसएडवांटेज है। कंप्यूटिंग इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट है आपको ई कॉमर्स के थ्रू कोई भी चीज़ को खरीदने बेचने के लिए, उसको आपको खरीदना पड़ेगा और वो नया खरीदना पड़ेगा। फिर जो बेसिक टेक्निकल नॉलेज है वो आपके पास होनी ही होनी चाहिए। कॉस्ट ऑफ एक्सेस टू द इंटरनेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, कंप्यूटिंग इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट है वो आपको पहली बात तो नया खरीदना पड़ेगा, नया खरीदने के बाद उसमें अपडेट्स आते रहते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा रहती हैं। फिर लैक ऑफ सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी जो हमने पहले देखा। फिजिकल कॉन्टैक्ट जो है किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले, वो अब यहाँ पर नहीं हो सकता है, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा सामने वाले पे, लेकिन वो नहीं हो पाता है क्योंकि फेसलेस ट्रांजेक्शन होती है। फिर डिसएडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स टू द सोसाइटी, वो क्या क्या है। ब्रेक डाउन इन ह्यूमन इंटरेक्शन, लोग जो हैं अब आपस में फेस टू फेस बात नहीं करते, स्क्रीन टू स्क्रीन बात करते हैं, जिसकी वजह से उनका इंटरेक्शन नहीं हो पाता। सोशल डिवीजन हो रहा है इसकी वजह से, दो ग्रुप्स बढ़ गए हैं, एक जिनके पास इंटरनेट है और एक जिसके पास इंटरनेट बिल्कुल नहीं है। तो जिनके पास इंटरनेट है उनके पास तो सारी चीज़ों का एक्सेस है, लेकिन जिनके पास इंटरनेट नहीं है उनके पास किसी भी चीज़ का एक्सेस नहीं है। अभी रिलायंस ऑन टेली कम्युनिकेशन इन इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर एंड IT स्किल्स, जो हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू ये करना, इंटरनेट के थ्रू वो करना, इस पर रिलायंस बहुत ज़्यादा है। रिलायंस का मतलब उस पर निर्भरता बहुत ज़्यादा है। बीच में माइक्रोसॉफ्ट का मेल फंक्शन हुआ था जिसकी वजह से कई सारे बिजनेसेस जो स्टॉक मार्केट कभी बंद नहीं होते, वो भी बिजनेस आवर्स के टाइम बंद हो गए क्योंकि वो कंप्यूटर्स पे काम कर रहे थे, माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ पे काम कर रहे थे। फिर वेस्टेड रिसोर्सेज, कई बार जो पुरानी टेक्नोलॉजी होती है, जो पुराने कंप्यूटर्स होते हैं, कीबोर्ड होते हैं, वो तो अब किसी काम के नहीं रहे, तो वो वेस्ट हो जाती है। जो पैसा हमने लगाया, जो हार्डवेयर हमने लगाया उसमें, वो वेस्ट हो जाता है। अभी जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग, हमने देखा कि कोई भी अपनी इन्वेंट्री स्टोर करके नहीं रखता है अपने पास, लेकिन ये इकोनॉमी को क्रिपल कर सकता है अगर कोई क्राइसिस आ जाए, अगर आपके पास कोई अर्जेंट ऑर्डर आ जाए, तो आपको अपने पास तो स्टॉक आप एक दिन का ही रखोगे या 2 दिन का ही रखोगे, वरना आपको लॉस हो जाएगा। वीक्स का नहीं रखोगे, लेकिन अगर कोई क्राइसिस आ गई तो फिर आप उसे मैनेज नहीं कर पाओगे। फिर डिफ़िकल्टी इन पॉलिसिंग द इंटरनेट, इंटरनेट पे पॉलिसी लगाना बहुत मुश्किल है किसी भी तरीके से। फॉर एग्जांपल, जो चिल्ड्रन हैं उनके साथ कई सारी चैट रूम्स में मिसलीडिंग चीज़ें हो जाती हैं, जो जिसे पॉलिसी बना के उन्हें सेव रखना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, फाइनेंशियल एग्जांपल देखते हैं। क्रिप्टो करेंसी बूम चल रहा था बहुत ज़्यादा, सभी लोग बोल रहे थे कि क्रिप्टो करेंसीज़ को एज अ मेथड ऑफ पेमेंट एक्सेप्ट करा जाए, लेकिन वो रेगुलेटेड नहीं है। अगर रेगुलेटेड नहीं है तो सेफ नहीं है, लोग उसमें ट्रांजैक्ट तो कर लेंगे टेम्पोरेली, लेकिन अगर पैसा डूब गया तो कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा, ऐसा कोई नहीं, तो उसे रेगुलेट करना बहुत मुश्किल था। अभी ब्रॉड गोल्स ऑफ ई कॉमर्स क्या क्या रहते हैं कि बाइंग एंड सेलिंग करना है कंप्यूटर नेटवर्क्स के थ्रू, उसे हम कहते हैं ई कॉमर्स। तो उसके गोल क्या क्या है, कॉस्ट को कम करना, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल का जो टाइम है उसे कम करना, कस्टमर का जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसे जल्दी रिस्पॉन्स आए, और जो क्वालिटी, जो सर्विस है उसकी क्वालिटी को आप इंप्रूव कर सकें। अभी मेन कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स क्या क्या रहते हैं, 6 रहते हैं। सबसे पहला क्या, क्लाइंट या PC वर्क स्टेशन, जो बंदा या जो पेरिफेरल, जो क्लाइंट जो एक्सेस कर रहा है किसी रिमोट सर्विस को, किसी नेटवर्क को यूज़ करते हुए, उसे हम कहते हैं द क्लाइंट। फिर ट्रांजैक्शन सर्वर, ट्रांजैक्शन सर्वर क्या होता है, दिस इज़ यूज्ड इन इम्प्लीमेंटिंग द ट्रांजैक्शन। जो क्लाइंट ने पूछा
उस रिक्वेस्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो सर्वर यूज़ होता है उसे कहते हैं हम लोग द ट्रांजेक्शन सर्वर। और ये अलग अलग होता है, इसे इंटरप्ट नहीं किया जा सकता। जब ये कोई ऑपरेशन कर रहा है तो उसे इंटरप्ट नहीं किया जा सकता। अगर हमने बोला कि ए बैंक अकाउंट से 10,000 रुपये निकाल के बी में डालने हैं, तो पहले ए में 10,000 कम होंगे, फिर बी में 10,000 बढ़ेंगे, तो पहले इसमें कट होंगे, फिर इसमें ऐड होंगे। तो ये दोनों फंक्शंस पूरे होने चाहिए और ये गारंटीड होने चाहिए, इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना पूरा डेटाबेस कोलैप्स कर जाएगा। इसीलिए इसमें इसे बीच में रोका नहीं जा सकता। और अलग अलग डेटाबेसेस का कनेक्शन इसमें होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई टेली सेल्स पर्सन है, मतलब फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए कि अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन ने एक बैंक से टाई अप करके रखा है। अमेज़ॉन पे आपने कोई चीज़ 1,000 रुपये की खरीदी मिस्टर ए के अकाउंट से, तो बैंक में उसके अकाउंट से 1,000 रुपये कम हो गए और वो अमेज़ॉन के जो सप्लायर है उसके पास चले गए। तो ये दोनों अलग अलग जो नेटवर्क है, किसका, बैंक का और अमेज़ॉन का, वो दोनों इंटरकनेक्टेड है कोई भी चीज़ करने के लिए। उसके बाद डेटाबेस सर्वर। डेटाबेस सर्वर क्या है, जहाँ पे सारी चीज़ें सेव होती हैं, स्टोर होती हैं। क्लाइंट सर्वर मॉड्यूल, क्लाइंट ने क्या रिक्वेस्ट करा, सर्वर ने क्या प्रोसेस करा, क्या चेंजेस आए, वो सारी चीज़ें जिस जगह पे सेव होती हैं उसे कहते हैं डेटाबेस। और उस पूरे डेटाबेस के एक्सेस को, उसके सारे मॉड्यूल्स को, उसकी सारी फंक्शनलिटीज को डेटाबेस सर्वर कहते हैं। अभी डेटाबेस ट्रांजैक्शन क्या होता है, वो एक पर्टिकुलर चीज़ जो हम करना चाहते हैं उस ऑपरेशन को हम कहते हैं डेटाबेस ट्रांजैक्शन। जैसे कि हम किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, या कोई डेटा रिट्रीव करना चाहते हैं, या डेटाबेस में कोई चीज़ अपडेट करना चाहते हैं। मतलब मैंने कहा कि मेरे पास 100 चीज़ों का स्टॉक पड़ा हुआ है, लेकिन मेरे पास एक ऑर्डर आ गया 10 चीज़ों का, तो 10 चली गई, 90 का स्टॉक बचा मेरे पास शूज़ का। तो इस चीज़ को अपडेट करना पड़ेगा डेटाबेस में। तो ये अपडेट करने के लिए डेटाबेस ट्रांजैक्शन होता है। जब डेटाबेस ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है तो जो डेटाबेस सर्वर हमने इसके पहले देखा था उसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, अभी ये जो होता है ये दूसरे ट्रांजैक्शन से इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट क्यों होता है, उसके दो कारण है। पहला, ताकि रिलायबल यूनिट्स आपको मिल सके, सिस्टम का फेलियर ना हो सके। और अगर गलती से सिस्टम का फेलियर हुआ है तो उसका स्टेटस में लिखा आना चाहिए कि वो चीज़ अनक्लियर है, वो चीज़ पूरी नहीं हो पाई है। फिर आइसोलेशन प्रोवाइड करे हर एक चीज़ को करने के लिए। जब डेटाबेस कॉन्करेंटली भी काम कर रहा है, तो अगर आपका 1,000 का बैलेंस है और आपने 100 रुपीज़ उसमें और डाले हैं किसी कारण से, तो ये जब 100 रुपीज़ जा रहे हैं और फिर आपने साइमल्टेनियसली 10 रुपये निकाल दिए, तो पहले ये होगा फिर ये होगा, तो एक ट्रांजैक्शन दूसरे ट्रांजैक्शन से अफेक्ट नहीं हो रहा है, आइसोलेशन में हो रहा है, ताकि गलती ना हो सके। इस चीज़ को अनेबल करने के लिए इंडिपेंडेंटली होता है हर एक ट्रांजैक्शन डेटाबेस ट्रांजैक्शन का। राउटर क्या होता है, जो दो अलग अलग नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है, उसे हम कहते हैं राउटर। और अलग अलग टाइप के राउटर्स होते हैं जो हम पहले वीडियोज़ में देख चुके हैं। फिर भी जैसे केबल्ड होता है, मतलब वायर्ड होता है, अनवायर्ड होता है, मतलब वायरलेस होता है। फिर इंटरनेट कनेक्शन लाइन, इंटरनेट कनेक्शन लाइन जो अलग अलग नेटवर्क्स को कनेक्ट करती है, मतलब राउटर से जो चीज़ें कनेक्टेड होती हैं उसे हम कहते हैं इंटरनेट कनेक्शन लाइन, जिसके थ्रू कम्युनिकेशन होता है। ई कॉमर्स के फंक्शंस क्या क्या हैं, सबसे पहले बात तो कम्युनिकेशन कराना, जिससे कि अलग अलग बिजनेसेस आपस में बात कर सकें। प्रोसेस का मैनेजमेंट, जो चीज़ें बिजनेसेस करके अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उन प्रोसेस को ऑटोमेट करना, उनको इम्प्रूव करना हुआ एक ई कॉमर्स का फंक्शन। फिर सर्विस मैनेजमेंट फंक्शन, जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी करना। कैसे, एग्जांपल समझो कि आपने कोई चीज़ ऑर्डर करी है, तो उसे आपको ट्रैक कर पाने की क्षमता और उसका पिकअप जो है वो आप किस टाइम पे कर सकते हो, किस टाइम घर पे हो, किस टाइम पे घर पे नहीं हो, ये ई कॉमर्स के थ्रू आप अनेबल कर पा रहे हो। तो उसकी जो क्वालिटी है सर्विस की वो बेटर करना ई कॉमर्स का काम है। फिर ट्रांजैक्शन कैपेसिटी फंक्शन, ट्रांजैक्शन कैपेसिटी फंक्शन, अगर कोई एक इंसान है जो बुक्स बेच रहा है और एक है Amazon.com जो बुक्स बेच रहा है, तो Amazon.com 1,00,000 लोगों को एक मिनट के अंदर बुक्स बेच सकता है, लेकिन अगर एक सिंगल बंदे है तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोगों को बेच सकता है। तो जो कैपेसिटी है काम करने की वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है ई कॉमर्स। ठीक है, एक क्वेश्चंस बहुत सिंपल आते हैं, ई कॉमर्स क्या होता है, उसका एडवांटेज क्या, उसके डिसएडवांटेज क्या, क्या क्या फील्ड ऑफ कॉमर्स हैं, क्या फंक्शन है ई कॉमर्स के, क्या नीड एंड स्कोप है ई कॉमर्स का। फिर बैंकिंग और इंश्योरेंस और ई कॉमर्स में कंप्यूटर की क्या एप्लीकेशन है, स्टॉक ब्रोकिंग और परचेसिंग में कंप्यूटर का क्या एप्लीकेशन है। फिर प्रोसेस मैनेजमेंट में शॉर्ट नोट लिखना है और सर्विस मैनेजमेंट में शॉर्ट नोट लिखना है। ये तो हो गया। अभी शॉर्ट में हम एक बार समरी देख लेते हैं। हमने देखा कि कंप्यूटर एप्लीकेशन क्या होती है। कंप्यूटर एप्लीकेशन किस किस चीज़ को अनेबल करती है, बैंकिंग सेक्टर को अनेबल करती है, हार्डवेयर में, अकाउंटिंग में, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन में, वेब बैंकिंग में। इंश्योरेंस सेक्टर को अनेबल करती है, कैसे, कोट्स करने में चीज़ों को,
रेट को कोड करने में, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने में, रिस्क को असेस करने में और अंडरराइटिंग के लिए। फिर ई गवर्नेंस परचेसिंग में, बजट एंड कॉस्ट एंड बजटरी मैनेजमेंट के लिए, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मतलब जो एम्प्लॉयज़ होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। उनके 3 फंक्शन होते हैं, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड प्रमोशन, अकाउंटिंग एंड स्टॉक ब्रोकिंग। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स। इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या होता है? बाय, सेल, मार्केट या डिस्ट्रीब्यूट करना आपके प्रोडक्ट या सर्विस को इलेक्ट्रॉनिकली, उसे कहेंगे ई कॉमर्स। इंपॉर्टेंस एंड यूज़ क्या क्या रहता है इससे, कि इससे एफिशिएंसी बढ़ जाती है, इससे ट्रांजेक्शन ज़्यादा होते हैं, इससे कस्टमर का सेटिस्फेक्शन ज़्यादा बढ़ता है, इससे पैसा ज़्यादा जनरेट होता है, इसमें मार्केट बड़ा आपके पास अवेलेबल रहता है। मेन एक्टिविटीज़ क्या क्या रहती हैं? मेन एक्टिविटीज़ आप किसके लिए करते हो? एक तो कस्टमर के लिए करते हो और एक प्रोस्पेक्टिव कस्टमर के लिए करते हो। तो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर के लिए आप क्या क्या करते हो? प्रोस्पेक्टिव कस्टमर के लिए आप प्रोडक्ट कौन सा है वो डिसाइड करते हो, उसका प्राइस कितना रहेगा, उसकी वो परचेस किस तरीके से करेगा और पेमेंट किस तरीके से करेगा, वो चीज़ आप डिसाइड करते हो। उसके बाद एडवांटेजेस किस किस को देखें हमने, ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या कस्टमर को एडवांटेज है, क्या क्या सोसाइटी को एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है ऑर्गेनाइजेशन को, क्या क्या कस्टमर को और सोसाइटी को डिसएडवांटेज है। बहुत सिंपल है, एक बार रिवाइज कर रहे हैं अपन लोग। फिर हम आ गए लास्ट के एक टॉपिक पे, लास्ट के टॉपिक के रिवीजन का, कि ब्रॉड गोल्स क्या क्या रहते हैं ई कॉमर्स के। सबसे पहली बात, जो कॉस्ट है उसको कम करना, कॉस्ट को कम करना, जो प्रोडक्ट साइकिल है उसके टाइम को कम करना, कस्टमर के रिस्पॉन्स को फास्टर करना, और जो सर्विस है उसकी क्वालिटी को बढ़ाना। कंपोनेंट्स क्या क्या रहते हैं ई कॉमर्स के? एक रहता है क्लाइंट जो रिक्वेस्ट करता है, ट्रांजैक्शन सर्वर जो वो रिक्वेस्ट भेजता है, डेटाबेस सर्वर जहाँ पे सब चीज़ें स्टोर होती हैं, डेटाबेस ट्रांजैक्शन जो डेटाबेस सर्वर में चेंजेस करता है या अपडेट करता है, राउटर जो 2 नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है उसे कहते हैं राउटर। फिर इंटरनेट कम्युनिकेशन लाइन, ये जो लाइन है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन असल में हो पाता है उसे हम कहते हैं इंटरनेट कम्युनिकेशन लाइन। फिर फंक्शंस ऑफ ई कॉमर्स क्या क्या रहते हैं? कम्युनिकेशन फंक्शन, प्रोसेस का मैनेजमेंट, सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रही हैं उसका मैनेजमेंट, और जो ट्रांजैक्शन कैपेसिटी फंक्शन। आपको इन चारों को समझने के लिए आपको एग्जांपल याद रखना है कि कोई बंदा अगर बुक सेल कर रहा है, तो अगर एक अकेला बंदा सेल कर रहा है और एक अमेजॉन पे बुक सेल कर रहा है, तो उसका कम्युनिकेशन बेटर हो गया ई कॉमर्स की वजह से, उसके प्रोसेस मैनेजमेंट अच्छा हो गया, उसका सर्विस मैनेजमेंट अच्छा हो गया, और उसकी जो कैपेसिटी है, ट्रांजैक्शन की जो कैपेसिटी है वो बढ़ गई। दिस वॉज इट, सी इन द नेक्स्ट वन।